आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट सहायक वाचन का अध्याय 1 नर्मदा लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा का पठन पाठन करेंगे। बच्चों, यह विधा यात्रा वृत्तांत पर आधारित है और हमने गद्य साहित्य का इतिहास का विकास क्रम पढ़ा था, उसमें यात्रा वृत्तांत पढ़ा था, तो यह उसी पर आधारित है। लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा। आपको बच्चों समझ गए होंगे कि नर्मदा नदी, यह हमारे भारत में जितनी नदियां हैं, नर्मदा, गंगा, यमुना, ये सभी देवतुल्य मानते हैं इनको, और ये सारी नदियां पूजनीय हैं। तो आइए देखते हैं कि लोक स्मृति की रेखा नर्मदा के लेखक हैं कौन है। लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। आपका जन्म 12 दिसंबर 1944 बरतलाई, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी रचनाएं हैं दाखिल खारिज, जड़ों की ओर, बुंदेलखंड की लोक कथाएं, समसामयिक निबंध। श्री दुबे जी की साहित्यिक विशेषताएं: लेखन में लोक परंपरा अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक छवि के साथ जुड़ी हुई है। निबंध और कविताओं में लोक का प्रांजल संसार बोलता है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ का पठन करते हैं। लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा। पिछले दिनों अमरकंटक की यात्रा करने का सुअवसर अनायास ही सुलभ हुआ। मन में अमरकंटक की एक छवि थी, पढ़े सुने के आधार पर निर्मित एक बाकी सी छवि। जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था तब अमरकंटक पर उसमें एक पाठ पढ़ाया जाता था। एक चित्र भी उस पाठ के साथ पुस्तक में छपा था। ऊंचे पहाड़ से गिरती जलधारा था। चित्र के शीर्षक था कपिल धारा। पाठ तो याद नहीं रहा। समय के प्रवाह में शब्दों के भीतर फैला अमरकंटक का जोग्राफिया फेडअप होता गया। केवल चेतना में वह चित्र टंगा रहा और जब भी कोई अमरकंटक की चर्चा करता तब वह कपिल धारा के चित्र मेरे भीतर के नमूदार हो उठता। स्मृति में अमरकंटक उतना ही भर याद है। बाद में एक यात्रा विवरण पढ़ने को मिला। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अज्ञेय अमरकंटक की यात्रा पर आए थे। अपनी यात्रा को केंद्र बनाकर यात्रा विवरण लिखा। वह अमरकंटक की प्राकृतिक भूभौतिकी के साथ भावुक मन की प्रतिक्रियाओं के रूप में था। इस यात्रा विवरण ने मेरे भीतर भी अमरकंटक को देखने की तीव्र उत्सुकता जगाई। फिर एक निबंध डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का अमरकंटक की सालती स्मृति पढ़ा। इस निबंध में अमरकंटक मेरे स्मृति वृत्तांत में और विस्तारित। प्राकृत और संस्कृत साहित्य में तो अमरकंटक का स्मरण आते हुए इसे आम्रकूट का संबोधन दिया गया। बाद में वही आम्रकूट अमरकंटक बन गया। लोक भाषा में उतरकर आम्र अमर बना तो कूट कंटक बना। अच्छा ही हुआ, एक नई अर्थ छवि आम्रकूट को मिली। अन्यथा ना तो अब आम के छतनार वन है और ना ही बांस के वे भिरे जिनका वर्णन कालिदास के मेघदूत में है। इन स्मृतियों में डूबकर ही मैंने कटनी और बिलासपुर को जोड़ने वाली पेंड्रा रोड पर भोर ही अपनी आंखें खोली। पेंड्रा रोड से लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा बस मार्ग से करना थी। रात्रि के अंतिम प्रहर का सुरमई उजास में बदलता अंधेरा हमारे आसपास था। हमारी जीप पहाड़ों की ऊंचाइयां नाप रही थी। दोनों ओर से सघन वृक्षों से सरसराती हवा हमें छू रही थी। जाती हुई ठंड के दिन थे, किंतु शरीर में फुरहरी जाग रही थी। शरीर में मितली सी उठी तो मैंने सोचा शायद रात्रि जागरण का दुष्परिणाम हो सकता है। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो नर्मदा ही है। नर्मदा
जिस ऊंचाई से अपना आकार ग्रहण करती है वह कोई निर्धारित ऊंचाई नहीं है। बहुत शांत और एकांत विस्तार से नर्मदा जन्म लेती है। पुराण कहते हैं कि नर्मदा का जन्म शंकर के श्रम सीकरों से हुआ है। यह जो मेकल की पहाड़ी है, इसकी दक्षिण दिशा में प्रसारकामी है सतपुड़ा और इसकी उत्तरी सीमा में फैला हुआ है विंध्य पर्वत। प्रकृति का जो विहंगम दृश्य यहाँ निर्मित होता है वह समाधिस्थ महादेव शंकर की कल्पना के रूप में ही प्रकट होता है। जैसे समाधिकालीन शंकर की एक भुजा सतपुड़ा हो और दूसरी भुजा विंध्य हो, और मेकल का उन्नत शीर्ष ही शंकर का मस्तक हो। इसी मस्तक पर नर्मदा के जन्म स्थानीय जल कण जैसे शंकर के मस्तक पर उभरी पसीनों की बूंदें हों। महादेव शंकर आर्य और अनार्य दोनों के परम आधार हैं। इस प्राकृतिक विन्यास में शंकर का यही स्वरूप व्यक्त है। देवाधिदेव शंकर आदि पुरुष हैं। नर्मदा के उच्च कुंड से थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है। माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर स्थित है। बच्चों, एक 2 नंबर का प्रश्न आता है कि माई की बगिया कहाँ पर स्थित है। माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर है। जैसे पहाड़ को काटकर एक बगीची बनाई गई है। एक जलधार भी यहाँ से प्रभावित है। कुछ मंदिर भी यहाँ हैं। अब बगीची का बहुत सुव्यवस्थित रूप यहाँ पर नहीं है, किंतु नाम के आधार पर यह प्रकट है कि यह बगीची रही होगी। अभी यहाँ गुलबकावली के फूल खिले हुए थे। हमारी जिज्ञासाएं ही हमें स्थानों से प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करती हैं। हमने वहाँ बैठे कुछ संतों से पूछ ही लिया कि यह माई की बगिया किस ऐतिहासिक तथ्य की ओर संकेत करता है। वे पहले तो कुछ असमंजस में दिखे, किंतु उन्होंने एक रूपक को याद करते हुए हमें बताया, माई तो यहाँ नर्मदा ही है। हमने कहा, केवल अमरकंटक में ही नहीं, नर्मदा तो पूरे देश की माई ही है। वे बोले, हाँ, माई नर्मदा बचपन से यहाँ अपनी सहेलियों के साथ खेलने आती थी। जब वे नाराज होकर पश्चिम की ओर गतिशील हुई, तब उनकी सहेलियां उनके वियोग और दुख में गुलबकावली बन गई। ये जो गुलबकावली के फूल देख रहे हो, ये सब उनकी सहेलियां थीं। हम अचरज भरे इस कथानक को सुन रहे थे और नदियों के फूल बन जाने की इस लोक कथा का सत्य तलाशने में जुट गए थे। लगता है यहाँ कुछ और जलधाराएं होंगी। नर्मदा तब इन जलधाराओं के साथ ही विचरणशील हुई होंगी। बाद में भूभौतिकी ने कुछ करवट ली होगी और नर्मदा की प्रवाह दिशा बदल गई होगी। उनकी सहचरी जलधाराएं कराल काल का ताप सहते सहते सूख गई होंगी। उनकी सूखती स्मृतियों की लोकमानस में तब फूलों में तब्दील कर दिया गया होगा। लेकिन गुलबकावली के फूल तो भारतीय परिवेश में अति प्राचीन नहीं है। हो सकता है ये फूल किन्हीं और फूलों को विस्थापित करते हुए यहाँ जम गए हों। जो भी हो, यह स्थान मनोरम है और कल्पना के घोड़ों को पंख लगाकर अतीत के आकाश में उड़ने को बाध्य कर देता है। आंखें जुड़ाती माई की बगिया का सौंदर्य आसव बनकर शिष्यों में उतर आया था। जब मैं यात्रा पर चला था, तब मेरे गांव के लोगों ने मुझसे क्या कहा था कि माई की बगिया में आँखों की दवा मिलती है, भाई लेते आना। सचमुच यहाँ के गुलबकावली के फूलों से उतारी गई दवा यहाँ बिक रही थी। खंडवा के डॉक्टर श्रीराम परिहार का फोन आया कि माई की बगिया की दवा ने आँखों को बहुत सुकून दिया। अमरकंटक
आँख को ठंडा करता है। गुलबकावली के सत से तो हिमालय आँख को ठंडा करता है। अपने ममीरे के माध्यम से यहाँ पहाड़ों का आँख से रिश्ता है। माई की बगिया एकदम लोक आधारित कथानक है, जिसमें नर्मदा का मानवीय रूप प्रकट होता है। लोक कथाएं अमृत के इतिहास के वे अमृत कुंड हैं, जहाँ से इतिहास की धाराएं अपने अनेकों रूपों में फूटती हैं। सोन अपने उद्गम के साथ ही सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है, जबकि नर्मदा अपने उत्स कुंड से निकलकर एकदम शांत और सूक्ष्म रूप में बहती है। अपने उद्गम कुंड से 4-5 किलोमीटर की दूरी तक नर्मदा की क्षीण धारा का मंथर स्वभाव उसके असल स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाता। जब वह कपिलधारा के रूप में पहाड़ पर खड़ी ऊंचाई से कूदती है, तब नर्मदा का शक्ति आस्फलन लगातार टूटते स्फटिक जैसी सफेदी में प्रकट होता है। ऊंचाइयों को झुकाता, उन्हें तोड़ता मरोड़ता और घिसता पिसता ही नर्मदा का चरफर स्वभाव और व्यक्तित्व उसे एक कुंवारी नदी की पहचान देता है। इसे कपिलधारा इसलिए कहा जाता है कि कभी इस स्थल पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। अमरकंटक तपस्या स्थली है। न जाने कितने तपस्वी इस स्थल पर तपस्या करके अपनी ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए होंगे, किंतु मेरा मन जो अतीत और वर्तमान की धूप और छांव में अमरकंटक को अनुभव कर रहा था, वह यह मानते हुए कि यहाँ कपिल मुनि तपस्यारत रहे होंगे, यह एक भौगोलिक रूपक का विन्यास करने लगा। कपिलधारा का नामकरण मुझे बार बार कपिला गौ से जोड़ रहा था और मुझे लग रहा था जैसे यह नामकरण कपिला की शुभ्रता की समता पर ही किया गया हो। नर्मदा का यह जलप्रपात अपनी आकृति, अपने रंग में एकदम गायब जैसा दिखता है। इसी प्रपात के नीचे एक छोटा प्रपात है, यही कोई आधा किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसे दूध धारा का नाम दिया गया है। इन नामकरण के पीछे गाय का ही रूपक है। कपिल धारा के रूप में जब नर्मदा नीचे छलांग लगाती है, तब अतल में पड़ी खड़ी विशाल चट्टानों की छाती दमच जाती है। करोड़ों वर्षों में नर्मदा इस गिरी गह्वर में अपनी बूंदों से हजारों इंद्रधनुष रच रही है। कपिल धारा के एकदम नीचे पहुंचना आसान नहीं है। कूद फान करके ही उस तक पहुंचा जा सकता है। पसीना पसीना होते हुए यहाँ पहुँचे तो नर्मदा की अमृत बूंदें फिर हमें तरोताज़ा कर देती हैं, लेकिन ऊपर खड़ी आड़ी चट्टानों में लटके मधुमक्खियों के छत्रों ने हमें भयभीत भी कर दिया। उल्लास और भय के बीच ही मधु का निवास है, किंतु भय रहित होकर ही मधु का पान किया जा सकता है। अमरकंटक ऐसा ही मधु क्षरित करता है अपनी विहड़ता में। महाभारत में नर्मदा के स्रोत की चर्चा करते हुए इसके प्राकृतिक परिवेश की भी चर्चा की गई है। आम्र और बेलों के पेड़ों से आच्छादित यह क्षेत्र अपनी हरितिमा के सौंदर्य से जनमन को आकर्षित करने वाला है। इस नदी की प्रयुक्त स्त्रोत्र कहा गया है कि फल मालिनी पुण्य नदी नर्मदा। आर्य सप्तशती के कवि ने भी अमरकंटक में मिश्रता नर्मदा के प्यारे रूप का विवेचन अपनी कविताओं में किया है। इत्यमेव नर्मदा मम वंश प्रभावंतु रूप रसा। आकाश मार्ग से नीचे आई त्रिपथा गंगा, भले ही आकाश गंगा, पाताल गंगा और मृत्युलोकम की भागीरथी गंगा लोकों की दृष्टि से महिमा मंडित हो, मुझे तो केश गुल्मों से उद्भूत सुस्वादु जल वाली नर्मदा ही प्रिय है।
कालिदास ने अपने ग्रंथों में नर्मदा के उत्सवनों का जो मानवीकरण चित्रण किया है वह तो काव्य की उपलब्धि ही है और नर्मदा के सौंदर्य का असीमित वर्णन भी है। प्राकृतिक और अपभ्रंश के कवियों ने भी आम्रकूटनी नर्मदा का वर्णन सरसता के साथ किया। आम बहला वनान मोहल्ला जरम कुड़ोम जलम सिसिरम। अमरकंटक स्मृतियों की भूमि है, स्मृतियों की चुभन की भूमि है, इसलिए यह स्मृति शल्य बहुत दिनों तक हृदय में धंसा रहता है और बार बार अमरकंटक की यात्रा करने के लिए प्रेरित भी करता रहता है। हमारी यात्रा तो समाप्त हो गई थी, किंतु अमरकंटक से निसृत होने वाली नर्मदा ने हमें एक नया जीवन दान दिया। विपरीत से विपरीत को पार करने की ताकत हमें अमरकंटक से निकलने वाली एक सीधी सादी नदी ने अपने वेगमान आचरण से दी है। अमरकंटक हम फिर आएंगे। तुम्हारी आत्मीयता प्रकृति की आत्मीयता है, जिसमें हमारी उपस्थिति उतनी ही ऊंची है जितनी तुम्हारी शैलभृंग मालाएं हैं। हमारी हिम्मत इतनी ही अडिग है जितनी नर्मदा की पतली सी धार का कटाव है, जो खड़ी प्रस्तरी ऊंचाइयों को भी झुका देती है। अमरकंटक, तुमसे हमने निर्भीकता पाई है। एकांत की साथी बनकर हमारी निर्भीकता हमें जो शक्तियाँ देती हैं वे लोक की सिद्धियों का विकल्प बन जाती हैं। अमरकंटक तुम्हें प्रणाम, अमरकंटक तुम्हें प्रणाम, माई नर्मदा तुम्हें प्रणाम। बच्चों, अब इसके गृह कार्य में आपको प्रश्नोत्तर हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे।